चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने अब तक के वेरिएशन ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा, वेरिएशन ऑफ एरिया के बारे में पढ़ा, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन डेंसिटी के बारे में। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। हम जानते हैं कि भैया इन जनरल अगर बात की जाए, इन जनरल, मैं सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है उसका वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड, वॉल्यूम को इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सपांड विथ राइज इन टेम्परेचर। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो है एक्सपांड करते हैं विथ राइज इन टेम्परेचर, एंड हेंस its density decreases with rise in temperature। इसी कारण से उसकी डेंसिटी जो है टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो कम होती जाती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंस डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वॉल्यूम को क्या रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश। अब यहाँ क्या है, वेयर रो एंड वी आर इनिशियल डेंसिटी एंड वॉल्यूम, रो डैश एंड वी डैश आर फाइनल डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो यहां पर रो और वी क्या है, इनिशियल डेंसिटी और इनिशियल वॉल्यूम है, और रो डैश और वी डैश क्या है, फाइनल डेंसिटी और फाइनल वॉल्यूम है। बट मैं एक बात जानता हूं, क्या, वी डैश इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा थीटा एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश की जगह v1 प्लस गैमा डेल्टा टी। अब ये v और ये v हो गया कैंसर, देयरफॉर रो डैश इज इक्वल्स टू, ये रो को उधर ले लो, 1 प्लस गैमा इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया डेंसिटी का वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ देगा। मगर एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, बोले क्या, रो डैश इज इक्वल्स टू रो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 1 प्लस गैमा डेल्टा टी रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -1 है ना, ये ऊपर चला जाएगा रेज टू पावर -1। फिर लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। वो बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको याद होगा कि अगर मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का पावर n देते हैं, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाते हैं, है ना, बाकी के इस पार्ट को आप इग्नोर करते हैं। तो वैसे यहाँ फिर से होगा। अब देखो 1 का पावर -1 तो क्या होगा, 1 ही होगा, -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस गैमा डेल्टा टी। तो रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस गैमा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये देखो डेंसिटी में बदलाव टेम्परेचर के साथ साथ ये फॉर्मूला बनता है आपका। तो ये दो फॉर्मूले आप जब भी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आंसर आ रहा है तो वो आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर है ना। अगर वो आंसर नहीं आ रहा, आपको ऑप्शंस में नज़र नहीं आ रहा, तब जाके आप ये ऑप्शन पे जाएंगे, ये फॉर्मूले पे जाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड है, समझ गया ना।
पहले कौन सा ट्राई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, उससे आंसर नहीं मिला तो सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। चलिए हुआ ये, effect of temperature on upthrust. Effect of temperature on upthrust. ये लेफ्ट साइड का हो गया पूरा। अपथ्रस्ट क्या होता है ना, इसे ब्योयंट फोर्स भी कहा जाता है। जैसा जनरली देखो, अगर ये लिक्विड सरफेस है, उस पर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब रखते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये पानी का सरफेस क्या करता है, उसके ऊपर ऐसा ब्योयंट फोर्स लगाता है, तो उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसा है कि देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी बदलेगा और लिक्विड की डेंसिटी भी चेंज होगी। और डेंसिटी कैसी चेंज होती है, हमारे पास फॉर्मूला है। चलो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। When any object of volume capital V is floating on a liquid of density sigma, the upthrust experienced by the object is, upthrust का फॉर्मूला V sigma into G, V sigma into G। क्वेश्चन नंबर 1, with rise in temperature, with rise in temperature delta theta, the volume and density of liquid changes। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम और डेंसिटी जो है बॉडी की चेंज होती है। एंड द न्यू वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज गिवन एज, और नई वॉल्यूम और डेंसिटी आप इस तरह से लिखते हैं। बोले कैसा, V डैश इज इक्वल टू V
1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा, गैमा बी मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ किसका, बॉडी का, वो जो बॉडी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है ना उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, एंड सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस गैमा एल डेल्टा थीटा, ठीक है, 1 प्लस गैमा एल डेल्टा थीटा। यहाँ पर गैमा एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर गैमा बी एंड गैमा एल आर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ बॉडी एंड लिक्विड। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है किसका, बॉडी का भी और लिक्विड का भी। तो देखो ठीक है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, द न्यू अपथ्रस्ट ड्यू टू rise in temperature delta theta will be, नया अपथ्रस्ट जो रहेगा थर्ड v डैश सिग्मा डैश इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। therefore from 1 and 2 नया अपथ्रस्ट अपॉन पुराना अपथ्रस्ट v डैश सिग्मा डैश इंटू जी, v इंटू सिग्मा इंटू जी, ये कैंसिल हुआ। v डैश की जगह क्या लिखेंगे आप, 1 v इंटू 1 प्लस गैमा b इंटू डेल्टा थीटा, ओके, अपॉन v। सिग्मा डैश की जगह क्या लिखेंगे आप, सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 1 प्लस गैमा एल डेल्टा थीटा, v और v, सिग्मा और सिग्मा हो गया कैंसिल। देखो नया अपथ्रस्ट जो होगा, नया अपथ्रस्ट जो होगा वो होगा पुराने अपथ्रस्ट से मल्टीप्लाई करो किसको, 1 प्लस गैमा बी डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गैमा एल और डेल्टा थीटा, है ना। और गधे जैसा ये मत करना, या 1 1 कैंसिल, डेल्टा थीटा कैंसिल, ये मत करना, है ना। अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आपका नया अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आ गया, दिस इज इट, इक्वेशन नंबर 3। ये थोड़ा सा जेई ओरिएंटेड पार्ट है, नीट में आने के चांसेस बहुत कम है इसके। लेफ्ट साइड का हो गया, हाँ नेक्स्ट, practical approach of thermal expansion। Practical approach of thermal expansion। पहला, bimetallic strip as thermostat। bimetallic
strip as thermostat. चलो हुआ क्या बेटा? तो हम अब देखने जा रहे हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप एज थर्मोस्टेट। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं। ये थर्मल एक्सपांशन का हमारे आम जिंदगी में, कॉमन लाइफ में कैसा प्रैक्टिकल यूज़ होता है, कैसे प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो मैंने देखा है कि बाय मेटालिक स्ट्रिप एज अ थर्मोस्टेट, मतलब मेरे पास दो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, एग्जैक्ट इक्वल लेंथ की है मगर अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। अपन वो वेल्डिंग करते ना, तो वैसी वेल्डिंग की मदद से आपने ये वाले पार्ट को ऐसा पूरा फिक्स करके रख दिया, ये पूरा जोड़ के रख दिया आपने, पूरा एकदम चिपका दिया, मतलब ये आगे पीछे सरक नहीं सकता। अब जब आप उसको गर्म करना चालू करते हैं, हीट करना चालू करते हैं, ये तो सिचुएशन लो टेम्परेचर पे थी, तो वो हाई टेम्परेचर पे क्या असर होता है। देखो ये एंड एक दूसरे से आगे जा नहीं सकते, तो मजबूरन वो ऐसा फैलता है ना। अब आप ये जानते हैं कि ये वाली लंबाई थोड़ी सी कम है और बाहर वाली लंबाई कैसी होती है, ज़्यादा है। तो मान के चलो जो नीचे वाला बायोमेटालिक स्ट्रिप है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 है, और ऊपर वाला बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है अल्फा 2 है, और अल्फा 2 जो है बड़ा है अल्फा 1 से, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। तो जब ये गर्म होंगे तो ऐसा होगा कि जिसका अल्फा बड़ा है, जिसका अल्फा बड़ा है, ग्रेटर है, वो आउटर वो बनेगा, पेरिफेरल पार्ट बनेगा, है ना, आउटर उसमें वो बेंड होगा, और ये जो जिसका अल्फा छोटा है वो इनर एरिया में यहाँ पर कवर होगा। अब इस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ थर्मास्टेट इन ऑर्डर टू मेक और ब्रेक द सर्किट। बोले ऐसा कैसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कई बार जैसी गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लो किसी रूम में आग लग गई तो अपने आप अलार्म बजना चालू हो जाता है, वो पानी के फव्वारे अपने आप चालू हो जाते हैं। वो तुमने मूवीज़ में देखा होगा, वो वहाँ पर जाके वो सिगरेट जलाते या फिर वो माचिस जलाते उसके पास, तो वो सायरन बजना चालू हो जाता है ना, पानी का फव्वारा चालू हो जाता है ना। तो वो सब हुआ कैसे? असल में वहाँ पर इसी किस्म का एक थर्मोस्टेट जुड़ा हुआ था। बोले कैसा? तो देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है अलार्म का, ये स्विच है अलार्म का, या फिर आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये स्विच है पानी के वो शावर्स जो आते हैं उसका स्विच है ये, है ना। अभी फ़िलहाल हम कहेंगे कि ये स्विच पूरी तरह से अभी ओपन है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो मैं कहूँगा एट लो टेम्परेचर, मैं क्या देख रहा हूँ, टेम्परेचर कम है। तो भाई ये आपका इस तरह से, ये स्विच दब गया क्या? नहीं। अभी दबा क्या स्विच? नहीं, ये स्विच अभी भी ओपन है। एट हाई टेम्परेचर हम क्या देखते हैं कि ठीक है, फिर से अब मैं देखता हूँ उसको कि मैंने क्या देखा भाई, किसी कारण से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। हो सकता है कि भैया वहाँ पर आग लग गई हो, या फिर हो सकता है कोई वहाँ पर सिगरेट फूंक के लगा दिया हो, है ना, कोई ना कोई एक सिचुएशन हो, और जिसकी वजह से अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन अब ये आता है कि अब ये बायमेटालिक स्ट्रिप में बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, फिगर सी एट लो टेम्परेचर, फिगर डी एट हाई टेम्परेचर। हाँ जी भाई, देखो जरा। तो हमने क्या देखा कि अगेन फिलहाल ये सिचुएशन ऐसी थी, मगर जैसी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा, मगर बाहर वाला हिस्सा ज़्यादा एक्सपांड होगा। तो ज़्यादा एक्सपांड होगा तो ये इस तरह से झुकेगा अंदर की तरफ यूँ, और जब ये आगे की तरफ झुकेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, स्विच ब्रेक कर देगा, सॉरी स्विच को क्लोज कर देगा। और जैसे ही स्विच ऑन किया उसने तो भैया अलार्म बचेगा, शावर जो है वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पानी का जो भी है। तो इस तरह से वहाँ पर मेक और ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अब देखो, ये तो एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गए, ये आपको मिलेगा जो पुराने ट्यूबलाइट होंगे, अगर कहीं आपके घर में कहीं पुराना ट्यूबलाइट होगा तो उसमें टेस्टर जो आता है, टेस्टर, तुम जानते टेस्टर, ऐसा गोल आता है छोटा सा, वो ट्यूब के अंदर ऐसा है ना, उसको आप ये ऐसा हिलाते, ऐसा ठीक करते उसके अंदर, तो वो टेस्टर निकालना। टेस्टर खोलने के बाद तुमको एक छोटा सा कांच का बल्ब जैसा नज़र आएगा वहाँ पे, और जब वो बल्ब को तुम तोड़ेंगे, है ना, तो उसमें आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। आप ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर ये थर्मोस्टेट जैसा होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी गर्म करते हैं तो आग लगाते हैं तो फिर यहाँ पर ही चिपक जाता है आपस में, और जैसे ही चिपकता है सर्किट क्लोज हो जाता है। ये मैंने बीएससी के टाइम मैंने किया था फायर अलार्म के लिए, मेरा प्रोजेक्ट था फायर अलार्म बनाने का। तो हम लोग ने इसके लिए बनाए थे कि भैया हम लोग क्या करते थे कि हमने वो निकाल के इसको थर्मोस्टेट की तरह यूज़ किए थे। जैसे ही इसको यहाँ पर हम माचिस की काड़ी लगाते थे तो ये चिपक जाता था और वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो फिर सायरन बजना चालू ज़ोर ज़ोर से, तो वो वहाँ यूज़ होता है। आप भी चाहो देखो, ट्राई करके देखो, ठीक है। तो देखो अब ऐसा है कि हमने देखा कि किस तरह से इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। बस इनफ। चलो इसके बारे में थोड़े से 2-4 पॉइंट्स लिख लेते हैं। Two strips of equal length but of different material are joined together to form a bimetallic strip, to form a bimetallic strip. On heating, due to rise in temperature, the strips bends in the form of circular arc. The strip with greater value of coefficient
of friction, sorry, not coefficient of friction, coefficient of temperature forms the outer arc and the one with low value of alpha forms the inner arc. This principle can be used to make और ब्रेक सर्किट। जी हाँ, ब्रेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोले कैसा? अब जैसा कि मालूम है आग लग गई तो भैया ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होना सही बात नहीं है ना। मान लो कि तुम यहाँ पर आग लगी हुई और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चालू है, तो उसमें गड़बड़ क्या होगा कि यहाँ पर और आग बढ़ने की चांसेस हो जाएंगे। बोले कैसे? मान लो कि भैया आग लग गई और यहाँ पर आग यहाँ तक पहुँच गई, अब ये वायर तक पहुँच गया, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा और ये गर्मी से जो वायर है ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो दो वायर्स है वो आपस में चिपक जाएंगे। जो एक करंट ला रहा है और दूसरा करंट लेके जाता है ना। एक क्या बोलते हैं उसको अपन, एक न्यूट्रल वायर बोलते हैं और एक लाइव वायर बोलते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में चिपक गए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। मतलब पहले तो नीचे कुछ चीज़ की वजह से आग लगी हुई थी, अब शॉर्ट सर्किट भी हो गया। तो अब क्या बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा, तो भैया और आग बढ़ गई इसके अंदर। तो इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसी आग लग गई कहीं, हम चाहेंगे कि सप्लाई बंद हो जाए पूरा। तो ये सप्लाई बंद होने के लिए वो क्या करेंगे फिर कि है ना भैया यहाँ पर एक ब्रेक अरेंजमेंट लगाते हैं। उसमें क्या होता है, अब अंदर वाला जो अल्फ़ा है वो ज़्यादा होता है और बाहर वाला अल्फ़ा क्या होता है, कम होता है। तो अंदर वाला अब ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड करेगा, बाहर वाला कम एक्सपांड करेगा। तो अब ये उल्टा फिनोमिना देखने को मिलेगा आपको कि ज़्यादा एक्सपांड करने की वजह से वो ऐसा फैलेगा बाहर की तरफ, है ना। ये पहले ये ज़्यादा एक्सपांड कर रहा था ना, तो ये अंदर की तरफ आ रहा था। अब ये अगर अंदर वाला ज़्यादा एक्सपांड करेगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा और उससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। मान लो वो सप्लाई लाइन आ रहा था, करंट आ रहा था वहाँ से, तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट यहाँ पर आता रुक गया, इस तरह से। तो मेक और ब्रेक द सर्किट्स ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर। लिख लीजिए। अमजद, डिजाइन मत बना। ओके, इधर का लेफ्ट का evaluation of time loss and gain in pendulum.
इवेल्युएशन ऑफ टाइम लॉस और टाइम गेन इन सिंपल पेंडुलम, या जस्ट पेंडुलम बोलेंगे। थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है आने वाले चैप्टर ऑसिलेशन से जुड़ा हुआ है। चलो हो गया, पहले उधर का लिख लो क्योंकि आपको पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। शुरू हुआ उधर का। सो इवैल्यूएशन ऑफ टाइम लॉस और गेन इन अ पेंडुलम। ये टाइम लॉस टाइम गेन क्या चीज़ है ना। अब जैसे मान लो कि भाई तुमको कहीं जाना है ना, और तुम्हारा कोई साथी, तुम्हारा कोई दोस्त है ना, तैयार होने के लिए धीरे धीरे काम कर रहा है, धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तब उसको तरफ क्यों पॉइंट आउट कर रहे है ना। तुम बैठे तैयार होकर है ना, मगर वो धीरे धीरे तैयारी कर रहा, तो अब उसमें फिर आपको कैसे जान खोलती है, बोलते क्या टाइम वेस्ट कर रहा। मतलब वो अगर जो चीज़ तेज़ी से होना चाहिए, अगर वो हरकत अगर स्लो हो जाए तो आप क्या बोलते हैं, वो टाइम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वहीं अगर हम कहेंगे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक क्लॉक पेंडुलम होता है, एक सेकंड्स पेंडुलम होता है। क्लॉक पेंडुलम की क्या बात होती है, खासियत होती है कि वो आगे जाके वापस 1 सेकंड में आता है ना। और अब आपका सिंपल पेंडुलम, सॉरी सेकंड्स पेंडुलम की खासियत होती है कि वो आगे जाके वापस 2 सेकंड में आता है। क्लॉक पेंडुलम कितनी देर में, क्लॉक पेंडुलम कितनी देर में, 1 सेकंड में। और सेकंड्स पेंडुलम कितनी देर में, 2 सेकंड में आगे जाके वापस आएगा। अब हो रहा है ये, मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के वजह से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, है कि नहीं। लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टाइम पीरियड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं क्लॉक पेंडुलम की बात करूं तो क्या वो 1 सेकंड में जाके वापस आएगा क्या, नहीं, अब वो 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है। अब वो ज़्यादा का टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या है ना, वो मोशन धीरे धीरे कर रहा है। जो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए था वो मान लो 1.2 सेकंड में कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 0.2 सेकंड का क्या हो, उसके बालों को बाद में संवारना है ना, इधर ध्यान। तो जो काम 1 सेकंड में हो जाना चाहिए था वो 1.2 सेकंड्स में हो रहा है। तो मैं कहूँगा मेरा यहाँ पर फिर क्या हो गया, लॉस हो गया टाइम का। कितने टाइम का लॉस हो गया, 0.2 सेकंड का लॉस हो गया। तो उसी को कहते हैं लॉस ऑफ टाइम। वही अगर मान लो कि टेम्परेचर डाउन गया, लो हो गया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथ कम हो जाएंगी ना भैया, कॉन्ट्रैक्ट होता ना, वो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपांड होता, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एल कम हो जाएगा, एल कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यानी वो जो 1 सेकंड में जाके वापस आ रहा था वो मान लो 0.8 सेकंड में जाके वापस आ जा रहा। तो यहाँ पर 0.2 सेकंड्स का अपने को क्या आ गया, एडवांटेज हो गया, है ना। वहीं अगर मान लो कि आपने बोले कि देख भाई ठीक 10 बजे तूने रेडी रहना, है ना, मैं घर पे आऊँगा तेरे, है ना, और अपन साथ में निकलेंगे। तुम उसे घर पे पहुँच गया 9:45 बजे, तुम कहाँ पहुँचे, 9:45 बजे, और 9:45 बजे वो हाजिर रेडी होकर, है ना। तुम बोले अरे वाह क्या कमाल की बात है, तुम तो फुल रेडी है ना, 9:45 बजे। तो अब यहाँ हम लोग ने क्या कहा कि ये वक्त से पहले आ गया, क्यों भैया आपका टाइम बच गया, फिर 15 मिनट बच गया आपके, और तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, गेन ऑफ टाइम है। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर कि अब भैया लेंथ कम हो गई,
तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब वो 1 सेकंड की बजाय जल्दी जाके वापस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम बच गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ अ गेन ऑफ टाइम। तो वही हमें लॉस ऑफ टाइम, गेन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना रहता है यहाँ पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत आसान है, चलो देखते हैं। If the temperature is increased, मान के चलो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, then the length of simple pendulum is increased। तो उससे क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का लेंथ भी बढ़ जाएगा। As a result, the period of oscillation of simple pendulum also increases, जिसके वजह से पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी बढ़ जाएगा। एंड हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ टाइम, और हमें वहां पर टाइम का लॉस देखने को मिलेगा। द न्यू टाइम पीरियड after increase in length of simple pendulum is, तो नया टाइम पीरियड आफ्टर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे चुके थे, इक्वेशन नंबर 2। Therefore, from 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल, है ना। टी डैश अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल। इधर का हो गया, वही गया होगा, छोटा सा तो है। बट हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो नया लेंथ होता है एल डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बोले तो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल डैश की जगह एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन, अब ये आपका एल और एल हो गया कैंसल। देयरफॉर टी डैश अपॉन टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर 1/2। 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर 1/2। अच्छा ठीक है, 1/2 को ला लो इधर, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। तो मैं लगाऊंगा 1 प्लस 1 का पावर 1/2 1 ईच होता है, 1/2 को मल्टीप्लिकेशन में ला दो, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अपन बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये जो इक्वेशन आया बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आया है ना। 1 का पावर 1/2, 1/2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 का पावर कुछ भी दो 1 ईच होता, 1/2 नीचे इधर आ गया, बाइनोमियल थ्योरम। अब आप क्या करेंगे, ये कैपिटल टी जो इधर है उसको इधर ट्रांसफर करो। इधर का हो गया, ऊपर का हुआ क्या भैया, जल्दी करिए फिर।
हो गया ऊपर का पैराग्राफ। तो भैया अब आगे मैं कैपिटल टी को इधर मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू टी प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये टी डैश माइनस टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम पीरियड, नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टाइम पीरियड। तो उसको मैं लिखूंगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। टी को ला लो इधर, तो डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी क्या है फिर, तो ये है फ्रैक्शनल लॉज इन टाइम पीरियड। इसे इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा, ये 3 आएगा ना। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या इंडिकेट करता है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक ऑसिलेशन में या एक टाइम पीरियड में कितने का लॉस हो रहा है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये एक टाइम पीरियड में यानी एक जो पूरा जाके वापस आ रहा है उसमें कितने का लॉस ये हुआ। अगर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम दे दूं, भाई पता लगाओ 10 सेकंड में कितने का लॉस हुआ, अगर एक में इतने का लॉस है तो 10 सेकंड में कितने का लॉस है, तो क्या करेंगे आप 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है 1 घंटे में कितने का लॉस है, तो 1 घंटे की वैल्यू जो कि 3600 सेकंड्स होंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूँगा 1 दिन में कितने का लॉस है, तो 1 दिन का जो भी सेकंड्स में वैल्यू होता है उससे आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर लॉस ऑफ टाइम in small t seconds will be, loss of time in small t seconds will be delta t, small t कितना होगा, तो डेल्टा कैपिटल T अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t, ये t सेकेंड्स में जो टाइम का लॉस होगा वो, एंड लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल t इज इक्वल्स टू डेल्टा कैपिटल T अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। अब 24 आवर्स को अपन क्या लिखते हैं, अरे 1 घंटे को 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड्स, 1 घंटे में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, है ना। तो 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 24 आवर्स में कितने होते होंगे, तो 24 आवर्स में 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल T अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स, 3600 मल्टीप्लाई बाय 24, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है वो 86400, है ना, 86400। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore delta t is equals to delta capital T upon small t multiply by 86400। अब डेल्टा t अपॉन कैपिटल T कितना है, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा है, तो मैं लिखूंगा therefore डेल्टा t is equals to हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा 86400, therefore डेल्टा स्मॉल t is equals to आधा क्या होगा इसका फिर 432, है ना, 43200 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये है लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे, इक्वेशन नंबर 5, लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे। और एक पर्टिकुलर टाइम दिया तो डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देना, स्मॉल टी की वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो यहाँ आज का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी भी अप्लीकेशन उसका जो हम था ये पूरा पार्ट हुआ नहीं,
थियोरटिकल पार्ट कल यानी कि अगले लेक्चर में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। कल संडे को मैं लूँगा लेक्चर।